प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह पाठ हिंदी के मूर्धन्य कवि मैथिली शरणगुप्त पर केंद्रित है। आज मैं आप लोगों से मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना पर बातचीत करूंगा। मैथिली शरणगुप्त की काव्यात्मकता पर बातचीत करने से पूर्व एक रोचक प्रसंग स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि हिंदी रचनात्मकता के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत का समय उर्वर समय है। मैं जब ऐसा संकेत कर रहा हूँ तो यह प्रसंग मैथिली शरणगुप्त से जुड़ा हुआ है। आपको ज्ञात है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादन का कार्य सन 1903 में लिया। 1906 में एक कविता छपती है सरस्वती में। यह कविता हेमंत शीर्षक से छपती है। हेमंत शीर्षक से कविता खड़ी बोली रचना में छपती है। खड़ी बोली के पक्षधर थे द्विवेदी जी, और आपको ध्यान है कि द्विवेदी जी का एक ऐतिहासिक योगदान हिंदी को काव्य भाषा के रूप में खड़ा करने के लिए तो है ही, साथ ही साथ हिंदी कविता के कथ्य के निर्माण का भी है। यह समय एक गजब का अंतर विरोध लेकर आता है हिंदी कविता में। प्रायः काव्य क्षेत्र में सक्रिय जितने भी लोग हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उनके मन में ब्रजभाषा की काव्य प्रतिभा के प्रति, ब्रजभाषा के काव्य संप्रेषणीयता के प्रति एक आकर्षण का भाव है। द्विवेदी जी उससे मुक्त हैं। साथ ही साथ द्विवेदी जी इस बात के भी पक्षधर हैं कि कविता में समाज के दर्द और सामाजिक प्रवृत्तियों का संस्कार होना चाहिए। वे दैन्य भाव से पीड़ित भारतीय जनता, शिक्षा, दुर्भिक्ष, अकाल, अंग्रेजों के कोप, इन सब बिंदुओं पर कविता करने की वकालत करते हैं। इसी समय काव्य रचना के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रतिभा से प्रभावित होकर मैथिली शरणगुप्त का उदय होता है। गुप्त जी की जब कविता छपी सरस्वती में, उस समय उनकी उम्र 22-23 वर्ष रही होगी। यूं तो हिंदी कविता का इतिहास इस बात का गवाह है कि 18 से 20 की उम्र में उनमें काव्य प्रतिभा का उदय हो चुका था। कविता सृजन के प्रति एक लगाव बन चुका था। उन्होंने कविताएं भी लिखी थी। गुप्त जी में भी ब्रजभाषा का आकर्षण था, और ब्रजभाषा में कविता लिखने का एक कहीं न कहीं भावबोध गुप्त जी की कविता में भी देखा जा सकता है। गुप्त जी के काव्य संस्कार पर अगर आप दृष्टि डालें तो बहुत शुरुआत से उनके हृदय में एक अकुलाहट को आप पढ़ सकते हैं। यह अकुलाहट नवजागरण की अकुलाहट है, साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं से उपजे हुए दर्द की अभिव्यक्ति भी है। द्विवेदी जी ने गुप्त जी को खड़ी बोली में काव्य रचना की तरफ प्रेरित किया, और खड़ी बोली का काव्य संस्कार बनाने में द्विवेदी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वाभाविक है कि मैथिली शरणगुप्त के काव्य संस्कार के निर्माण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्सर आप जिनके नायकत्व में बड़े होते हैं उनके संस्कार को भी ग्रहण कर लेते हैं। आपके संकट के समय, आपके जीवन की महत्वपूर्ण परिस्थितियों के समय आप लगभग उसी ढंग से आचरण करते हैं जो आपका नायक होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता के नायकत्व के केंद्र में द्विवेदी जी हैं, इसलिए उनके कविता के भावबोध को भी बनाने में,
चाहे वो शिल्प का भावबोध हो या कथ्य का भावबोध हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्थितः पृथिव्या यो मानदंड की भूमिका में है। प्यारे विद्यार्थियों, यह खड़ी बोली का काव्य संस्कार गुप्त जी की काव्य संपदा को तो बनाता ही है, साथ ही साथ खड़ी बोली को भी समर्थ बनाता है। गुप्त जी के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार में कविता नहीं करते थे, वो बार बार लिखते थे, लिखकर तुक और भाव का मिलन कराते थे। अगर वो गलत हो गया तो पुनः लिखते थे और पुनः लिखकर काटते बनाते हुए उनकी कविता के कई ड्राफ्ट बनते थे और अंत में वो द्विवेदी जी तक पहुंचती थी। इसी साधना में उनकी आरंभिक 2 रचनाएं बनती हैं, रंग और में भंग और जयद्रथ वध। इन दोनों रचनाओं को देखकर उनके काव्य गुरु द्विवेदी जी को यह आश्वस्ति मिल गई थी कि उनके काव्य शिष्य मैथिली शरण गुप्त उनके काव्य सिद्धांतों के अनुसार कविता करने वाले व्यक्ति हैं। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने अपनी पूरी बौद्धिकता में मैथिली शरण गुप्त को प्रतिष्ठित किया। खड़ी बोली के अनुकूल अग्राह्यता को दूर करना गुप्त जी के काव्य शिल्प का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। वो विचारोन्मेष के पक्षधर थे। कोई बंधी हुई कथा उसी बंधे हुए भाव के साथ पाठकों तक जाए, यह गुप्त जी के काव्य संस्कार का आयाम नहीं था। उनकी कथा परिपाटी की है, पर उनका भावबोध जो संप्रेषित होता है वह नवजागरण का भावबोध है। जिस काव्य परिपाटी और काव्य रूढ़ियों पर वो कविता करते हैं, उनका काव्य उद्देश्य वो काव्य परिपाटी और काव्य रूढ़ियों को लेकर नहीं है। यही कारण है कि चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली कहानी रंग में भंग में आती है। जयद्रथ वध में पांडवों की करुणापूर्ण और अभिमन्यु के वीरतापूर्ण और उत्तरदा के त्यागपूर्ण उत्कर्ष को दिखाने का भाव तो है, साथ ही साथ भारतीय जनता में स्वातंत्र्य के प्रति एक उन्मेष के भाव भरने का भी उद्देश्य है। उनके यहाँ प्रयुक्त शब्द संस्कृत से आस्था लेने वाले शब्द हैं। यही कारण है कि उनकी शब्दावली तत्सम शब्दावली की ओर आकर्षित शब्दावली है। जयद्रथ वध का एक उदाहरण देखिए। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह मानव में मनुज बनता स्वयं ही अंध है। तनुधारियों का बस यहाँ पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह में जाता बिगड़ सब खेल है। उनकी काव्य कृतियाँ खंड काव्य भी रहीं और खंड काव्य में उनके यहाँ रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, सैरंध्री, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली जैसे कई खंड काव्य आए। इनके नामकरण से ही आपको स्पष्ट होगा कि यह सारे संदर्भ भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों से निकले हुए संदर्भ हैं। चाहे यशोधरा का संदर्भ हो, द्वापर का संदर्भ हो, नहुष का संदर्भ हो या हिडिंबा का संदर्भ हो। यह कालखंड सन 1909 से लेकर 1960 के बीच का कालखंड है। याद कीजिए, यह भारतीय स्वतंत्र देवी की आराधना और उसकी प्राप्ति का समय भी है। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्यों के संदर्भ में जो उल्लेख मैंने किया वह लगभग उनके प्रबंध काव्य और कथास्थित निबंध काव्य उनके संदर्भ में भी सही ठहरता है। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ उनकी पूरी काव्य रचनात्मकता में आपको महाभारत, रामचरितमानस और रामायण के संदर्भ
देखने को मिलेंगे। उनके राम, उनके कृष्ण, उनके युधिष्ठिर, नए संदर्भों से बनते हुए युधिष्ठिर राम और कृष्ण हैं। उनका साकेत लक्ष्मण, राम, सीता के जिन संदर्भों की व्याख्या करता है, वह संदर्भ 20वीं शताब्दी के संदर्भ है। मैं बार बार कहता हूं कि राम राज्य क्या है, यह मैथिली शरणगुप्त की रचनात्मकता से आप समझ सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त की रचना जय भारत के 47 शीर्षक है। ये 47 शीर्षक युधिष्ठिर के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कई लोगों ने इसे समाज शैली का काव्य कहा है। साकेत के बारे में कहा गया कि साकेत महाकाव्य है। यह महाकाव्यात्मकता क्या है? यह महाकाव्यात्मकता नायकत्व की महाकाव्यात्मकता है। यह महाकाव्यात्मकता उद्देश्य के संप्रेषणीयता की महाकाव्यात्मकता है। उसी तरह मैथिली शरणगुप्त के यहाँ आपको कथाश्रित निबंध काव्य देखने को मिलेंगे। यह एक नई संज्ञा है, निबंध काव्य की संख्या। निबंध आमतौर पे गद्यात्मक विधा है मानी जाती है। साधारणतया निबंध गद्यात्मक विधा ही है, पर निबंध काव्य का जब मैं उल्लेख कर रहा हूँ तो यह कहीं न कहीं इतिवृत्तात्मक शैली की तरफ इशारा है। इस इतिवृत्तात्मक शैली में चाहे वो विकट भट्ट की शैली हो, या गुरुकुल की शैली हो, प्रदक्षिणता की शैली हो, या भारत भारती की शैली हो, यह सब कुछ यहाँ आपको ऐतिहासिक प्रसंग के साथ साथ एक उद्देश्य प्रेरित आदर्श, एक ऐसा आदर्श जो अपने समाज को मनुष्यता के साथ साथ नैतिकता के भी मापदंड सिखा रहा है, ऐसे आदर्श आपको मैथिली शरणगुप्त के काव्य में देखने को मिलेंगे। मैं भारत भारती का उल्लेख करना चाहूँगा। भारत भारती में 3 खंड हैं: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, और लगभग 700 से अधिक छंद हैं। मेरा आरोप हिंदी कविता पर बराबर रहता है, खासकर विश्वविद्यालयों पर रहता है, कि विश्वविद्यालय और हिंदी समाज के बीच एक द्वैध रहा, पर उसका अगर प्रतिपक्ष देखना हो, उस द्वैध का प्रतिपक्ष देखना हो, तो भारत भारती को आप देख सकते हैं। भारत भारती हिंदी समाज की चिंताओं को हिंदी पाठ की चिंता में बदलती हुई रचना है। विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम हिंदी समाज के साथ संवाद में कैसे विकसित हो सकता है, भारत भारती को लेकर आप पढ़ सकते हैं। भारत भारती में उपदेशात्मक प्रसंगों के माध्यम से और प्रेरणादायक प्रसंगों के माध्यम से भारतीय जनता के साथ संवाद करने का भाव है। कविता कैसे समाज का संस्कार करती है, यह भारत भारती को आप देख सकते हैं। एक समय में भारत भारती तो हिंदी जन का पाठ था, जिसे हिंदी की विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था, वह भी रामचरितमानस की भांति भारत भारती को याद करता था। चाहे पद्य प्रबंध हो, मंगल घट हो, वैतालिक हो, स्वदेश संगीत हो, झंकार हो, बिंब वेदना हो, या अंजलि और अर्घ जैसे काव्य हों। मैथिली शरणगुप्त के यहाँ भारतेंदु की उस रचनात्मकता का ही प्रसार आपको देखने को मिलेगा, जिस रचनात्मकता में वह भारत बोध का निर्माण कर रहे हैं। भारतेंदु की चिंता मैथिली शरणगुप्त तक आते आते यथार्थ रूप भी लेने लगती है। भारतेंदु जिस आदर्श से प्रेरित हैं, उस आदर्श की अति को भी मैथिली शरणगुप्त कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैथिली शरणगुप्त का काव्य, खासकर भारत भारती के पद, इस चिंता को पढ़ने वाले पद हैं। लेकिन इस चिंता का समाहार वे राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, सीता और लक्ष्मण जैसे
नायकों के जीवन में मानते हैं। हमारा नायकत्व हमारी समाज की चिंताओं से निकला हुआ नायकत्व है। आप मैथिली शरण गुप्त की रचना में ये पढ़ सकते हैं। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये गुप्त जी की पंक्ति है, ये भारत भारती की पंक्ति है। भारत भारती यह विचार करने का काव्य है कि और क्या क्या बदलना है। मैं जब यह बात आपसे कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं संकेत कर रहा हूँ कि मैथिली शरण गुप्त को हम समझें कैसे। मैथिली शरण गुप्त को समझने के लिए ये पंक्तियाँ बहुत अनिवार्य हैं। मैथिली शरण गुप्त भारतीय जीवन को, भारतीय जनता को और भारतीय स्थितियों को समझने के लिए एक परिप्रेक्ष्य देते हैं। वो परिप्रेक्ष्य क्या है? वह परिप्रेक्ष्य है हमारा अपना सांस्कृतिक बोध। उनकी कविताएं और उनकी खंड रचनाएं, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और गीत काव्य इसी सांस्कृतिक बोध की अभिव्यक्ति है। एक बात और, मैथिली शरण गुप्त को अगर आप समझना हो, आपको समझना हो तो एक शब्द है गार्हस्थ्य बोध, उस संदर्भ में भी समझ सकते हैं। देखिए साहब, सभ्यता के परिवर्तन के कई वर्षों के बावजूद, एक लंबे कालांतर के बावजूद परिवार से बेहतर व्यवस्था हमने पैदा नहीं की है। गुप्त जी की पूरी कविता परिवार और पारिवारिकता के बोध को बचाने की कविता है। इसीलिए गुप्त जी बार बार याद आते हैं। गुप्त जी की कविता गृहस्थी के आदर्श मानदंडों की कविता है। उनके राम, उनके कृष्ण, उनके युधिष्ठिर, उनकी सीता गृहस्थी की आदर्श मर्यादा को प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। और जब वह मर्यादा भंग होती है, गुप्त जी जिस समाज में रह रहे हैं उस मर्यादा को भंग होते हुए देखते हैं तो वह अपील करते हैं कि आओ विचारें, आओ विचारें कि हमारे साथ क्या हुआ और हम अपने आदर्श को किन रूपों में जिए। एक पंक्ति है और जयद्रथ भक्त की पंक्ति है, वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के चरित्र के शिक्षा तरंगों में बहो। ये पूर्वज क्या है? यह पूर्वज हमारे नायकत्व की अभिलाषा है। अक्सर हमें लगता है कि हमारा समाज नायकत्व की इच्छा को खो चुका हुआ समाज है, पर जब ऐसी स्थितियां आती हैं कि परिवार टूटते हुए लगते हैं, जब ऐसी स्थितियां आती हैं कि समाज में नायकत्व की ज़रूरत महसूस होती है, तो हमें लगता है कि हमारे पारंपरिक परिवेश में उन प्रतीकों की खोज की जाए जहाँ से नायकत्व की प्रेरणा मिल सकती है। गुप्त जी की कविता उसी खोज की कविता है। एक प्रश्न और, मैथिली शरण गुप्त उन सांस्कृतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों के प्रस्तुत करने वाले कवि हैं जिनको हम भारतीय मूल्यबोध कहते हैं। परंपरा द्वारा दिए गए समाधान हैं। जिन समस्याओं को समाज भुगत रहा है, उन समस्याओं को इतिहास ने भी भुगता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास ने उन समस्याओं का जो समाधान प्रस्तुत किया है वही मूल्यबोध है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा संदर्भ मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं विश्व बंधुत्व की, मानव कल्याण की, पारिवारिकता बोध की और नायकत्व बोध के जिन संदर्भों की वकालत करती हैं, वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान हैं। यह परंपरा कहती है कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कब मना है। हर समय में राम होने की संभावना बनी रहेगी, हर समय में कृष्ण होने की संभावना बनी रहेगी। और जब जब पानी के सपने आएंगे, पानी की कमी के वे द्योतक होंगे। पानी की कमी होगी, पानी के सपने आएंगे।
नायकत्व की कमी होगी, नायकत्व की अभिलाषा जगेगी। राम और कृष्ण, युधिष्ठिर जब मैथिली शरण गुप्त की कविता में आते हैं तो इसी नायकत्व की प्रस्तुति के रूप में आते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे समय के एक बड़े नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। राष्ट्र कवि, राष्ट्र की आत्मा को प्रस्तुत करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं पर गहरी आस्था रखने वाले कवि हैं। यह गहरी आस्था कहाँ से उत्पन्न होती है? यह गहरी आस्था तब उत्पन्न होती है जब आपकी जड़ें आपकी अपनी जमीन में हों। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ राष्ट्र जागरण का जो स्वर है, ये इसी जड़ और जमीन से निकला हुआ स्वर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष पहन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तुम सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह सर्वेश स्वदेश है, यह स्वदेश भारत भूमि है, यह स्वदेश आइडिया ऑफ इंडिया है, यह स्वदेश आम जन की चिंताओं से प्रेरित स्वदेश है। गुप्त जी राष्ट्रीयता के समर्थक हैं, पर संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं है। गुप्त जी की काव्य दृष्टि का अगर मूल्यांकन करना हो तो दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक वैष्णव मतावलंबी होना और इसी से निकला हुआ भाव है मर्यादा प्रेमी और गार्हस्थ्य बोध। वैष्णव मतावलंबिता उनकी काव्यात्मकता में और उनकी रचनात्मकता में राम को नायक के रूप में स्थापित करती है, और मर्यादा बोध उनकी कविता में गृहस्थी को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ, और मैंने पहले कहा भी कि मनुष्य ने परिवार से बेहतर कोई व्यवस्था पैदा नहीं की। संस्कृति और इतिहास की पूरी परंपरा में व्यक्ति परिवार से बेहतर कोई व्यवस्था अभी तक पैदा नहीं कर पाया है। हम सभी सफलता के बाद और सार्थकता के बाद परिवार ही बसाते हैं। गुप्त जी की चिंता एक मर्यादा बोध से प्रेरित परिवार की चिंता है, और यही कारण है कि वे नर नारी सबको बराबर मानते हैं। उनकी नारियां सहधर्मिणी हैं, प्रेमिका हैं, पत्नी हैं। ऐसा नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया में वे नारी चिंता और नारी पीड़ा से मुक्त हैं। ये उन्हीं की पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह वही व्यक्ति कह सकता है जो स्त्री को उसकी सर्वांगीणता में समझता हो। यह व्यक्ति स्त्री को भोग की वस्तु नहीं समझता है। आंचल में दूध उसके मातृत्व के संदर्भ को समझना है, और आंखों में पानी उसकी पीड़ा को समझना है। मैथिली शरण गुप्त की रचनात्मकता इस मामले में एक स्त्रीवादी विमर्श का प्राथमिक उत्स भी है। माता के रूप में स्त्री को समझना उसकी सार्थकता को समझना है, और यही कारण है कि सीता अपने चरम आदर्श रूप में पत्नी से बेहतर माता की भूमिका में आती है मैथिली शरण गुप्त के यहाँ। जहाँ तक वैष्णवता का प्रश्न है, मैं गुप्त जी का ही उल्लेख करना चाहूँगा। गुप्त जी की एक पंक्ति है कि मैं सीताराम की उपासना मुझे पारिवारिक संस्कार में मिली, मैं वैष्णव मत में दीक्षित हुआ। मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, मेरा पूरा बालपन मानस की चौपाइयों की छाँव में बीता है। मैं समझ सकता हूँ कि राम और सीता कैसे जीवन के टेक्स्ट में बदल जाते हैं। अपनी हार
अपनी पराजय, अपनी विजय और जय को राम के जीवन में देखना पूरे भारतीय बोध में पढ़ा जा सकता है, और यह पढ़ना गुप्त जी के यहाँ भी संभव हो पाया है। लोक शिक्षा के लिए उनके राम अवतार लेते हैं। निर्विकार निरीह होकर जीने का भाव उनके राम में नहीं है। उनके राम सर्वमंगल के राम हैं। उनके राम सर्वेश हैं। गुप्त जी की रचनात्मकता में आपको लगभग सभी रस मिलेंगे। रस से मेरा संदर्भ काव्य शास्त्रीय रसों से है। उनके काव्य में उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, विरहिणी जैसी नारियां हैं जिनका सौंदर्य वर्णन भी है, उनके प्रेम की पीड़ा भी है, उनकी गृहस्थी की आकांक्षा भी है और उनकी नायकत्व की इच्छा भी है। विषय वस्तु के अलावा गुप्त जी के यहाँ काव्य शैली भी ऐसे प्रसंगों को लाती है जहाँ की हिंदी काव्य शैली के नए प्रतिमान बनते हुए दिखते हैं। काव्य रूप में उनके यहाँ प्रबंध, गीति, मुक्तक तो है ही, गीति नाट्य के भी विविध रूप उनके यहाँ देखे जा सकते हैं। मैं जब ऐसा आपको कह रहा हूँ तो मेरा संकेत सिर्फ यह है कि गुप्त जी को आप हिंदी भाषा के प्रतिमान के रूप में भी पढ़ें। हिंदी भाषा कैसे खड़ी हो रही है, हिंदी कैसे नए काव्य रूपों में समर्थ हो रही है, और हिंदी की कविता कैसे नए काव्य संदर्भ बना रही है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचनात्मकता में आप देख सकते हैं। गुप्त जी के बाद हिंदी कविता की परंपरा से प्रबंध काव्य लगभग विलोपमान स्थिति में जाते हुए दिखते हैं। उनके 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य इस बात के द्योतक हैं कि गुप्त जी के यहाँ काव्य शिक्षा यानी कविता की शिक्षा का संस्कार उपलब्ध है। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा गुरु हो तो मैथिली शरण गुप्त जैसा योग्य शिष्य तो होगा ही। आप हिंदी कविता को इसी गुरु शिष्य की परंपरा में पढ़ेंगे तो हिंदी कविता अर्थ देगी। जो अनर्थ हैं इससे इतर पढ़ने के कारण है। मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, विश्व तुम्हारा भारत मैं हूँ या था चिंतारत मैं हूँ। मैं यह पंक्ति खास कारण से उल्लेख कर रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त की रचनात्मकता विश्व के समक्ष भारतीय व्यक्तित्व की प्रस्तुति की भी रचनात्मकता है। आप उनकी रचनाओं का कैनवास देखिए। वे एक तरफ भारत के 2 पौराणिक ग्रंथ यानी रामचरितमानस और महाभारत, उनके प्रतीकों और नायकों को लेते हैं, तो दूसरी तरफ चित्तौड़ सिख गुरुओं के साथ साथ 1962 में चीन के करतूतों का भी उल्लेख करते हैं। इतना बड़ा कैनवास उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसको इतिहास से प्रेरणा लेनी हो और भविष्य का निर्माण करना हो। वो न तो अपने वर्तमान को भूलते हैं और न ही अपने इतिहास को भूलते हैं। उनके नायकत्व की इच्छा आम जनता की चिंताओं से उपजी हुई इच्छा है। इसीलिए जब वो चित्तौड़ का उल्लेख करते हैं तो उनका चित्तौड़ इतिहास का चित्तौड़ कम, स्वातंत्रोत्तर भारत का चित्तौड़ ज़्यादा है। जब आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़ें तो भारत और विश्व के साथ संवाद में भी पढ़ें। उनकी रचनात्मकता भारतीय जनों को अपने सांस्कृतिक वैभव का बोध कराती तो है ही, वर्तमान की कलुषता से मुक्त होने का भाव भी भरती है। साथ ही साथ विश्व को यह संदेश देने में समर्थ है कि हमारा वर्तमान किन्हीं परिस्थितियों में भले ही
कलुषित हो रहा हो, पर हमारा भविष्य प्रकाशमान है और हम आगे बढ़ने वाली जाति हैं, आगे बढ़ने वाली राष्ट्रीयता है। इसी में हमारा भविष्य है और भविष्य का स्वर्ण युग हमारा है। मैथिली शरण गुप्त आशा के, सपने के और भविष्य की आस्था के कवि हैं। इन्हें इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।